हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि क्या एल्डरली पेरेंट्स को कंपेल किया जा सकता है कि अपने बेटे और बहू को अपने घर में हिस्सा दें, या फिर ऐसा कंपेल किया जा सकता है कि एटलीस्ट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर लें। क्या इस तरीके से बुजुर्ग माता पिता को कंपेल कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सवाल खड़ा होता है। अगर हम केस का नाम देखें तो केस का नाम है चांदीराम आनंद राम हेमनानी वर्सेस सीनियर सिटीजन एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर हम फैक्चुअल मैट्रिक्स की बात करें या फैक्चुअल लेवल की बात करें कि क्या इस पर्टिकुलर केस में हुआ था, तो बेटे और बहू की माता पिता या सास ससुर कह सकते हैं बिल्कुल बनती नहीं है। काफी टाइम से ये लोग साथ रहे भी थे और उसके बाद में काफी तनाव होने के बाद में माता पिता ने इविक्शन ऑर्डर पास करवा दिया अपने बेटे और बहू के अगेंस्ट कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में रहे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डॉटर इन लॉ ने तो 498 ए का केस भी किया था अपने ससुराल वालों के ऊपर, इन लॉज के ऊपर, नॉट अगेंस्ट हस्बैंड, अपने इन लॉज के ऊपर। 498 ए की बात कर लो या फिर बात कर लो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की प्रोविजन अप्लाई करने की। और ये सारे के सारे केसेस में उसका पति भी बिल्कुल साथ साथ शामिल था, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि बेटे का भी पूरा योगदान था ये सारे केसेस को इंस्टीट्यूट करने के लिए। लेकिन इसके बाद में ये लोग इन्हीं के घर में हिस्सा मांग रहे हैं कि हमारे पास अधिकार है, हमारे पास लीगल राइट है इस घर में रहने की। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी की इन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जो घर की हम बात कर रहे हैं, वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फादर इन लॉ की या फादर की, मतलब बेटे के लिए फादर एंड फादर इन लॉ फॉर द डॉटर इन लॉ। तो पॉइंट ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फादर इन लॉ की। क्या अब इस सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मांग सकते हैं बेटे और बहू? देखो, उसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की हो सकती है। अगर हम प्रॉपर्टी को डिवाइड करें तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी पिक्चर में आएगी। एक होती है आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आप हिंदी में पैतृक संपत्ति कहते हो, और इसका एक लीगल टर्म है कोपार्सरी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन होती है। जो पापा जी के पास में भी प्रॉपर्टी होगी वो भी उनके पापा से आई होगी, उनके पापा के पास उनके पापा से आई होगी, यानी कि जनरेशन से, सदियों से ये जो प्रॉपर्टी है बंधी हुई है इस फैमिली लाइन में। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है जो कि है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं स्व अर्जित प्रॉपर्टी। अब अगर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वो प्रॉपर्टी है जो एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से पैसा कमा के इकट्ठी की है। या जरूरी नहीं है कि सेल्फ अक्वायर्ड का मतलब है कि आपने ही अपने पैसे से खरीदी हो। यहाँ पे गिफ्ट के माध्यम से भी जो आपको प्रॉपर्टी मिली है या वसीयत के माध्यम से भी जो प्रॉपर्टी आपको मिली है, वो सारी भी आपकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में फॉल करेगी। तो ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगर इस पूरे केस में अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पिक्चर में होती है तो शायद ये सवाल खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटे को हिस्सा मिलता ही एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के सारे प्रोविजंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे हिस्सा, मालिकाना अधिकार, टाइटल डीड्स सिर्फ और सिर्फ पर्सन के होते हैं जो कि इसको होल्ड कर रहा होता है, जो इसका टाइटल होल्ड कर रहा होता है। वो चाहे तो अपने बच्चों को पास ऑन करे, वो चाहे तो वसीयत के माध्यम से कोई रिश्तेदार को पास ऑन कर दे, या फिर वो जाके किसी एनजीओ में दान कर दे, वो उसकी इच्छा है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। इसमें कोई भी बच्चे आकर अधिकार नहीं दिखा सकते, कोई भी पर्सन आके अपना अधिकार नहीं दिखा सकता, बिकॉज इट इज इंटायरली योर प्रॉपर्टी। यहाँ पे अलग सवाल खड़ा होता है एंसेस्ट्रल में, क्योंकि आपको खुद को एक तरीके से इनहेरिटेंस लॉस के माध्यम से ये प्रॉपर्टी पास ऑन हुई, तो जैसे आपका अधिकार है वैसे ही आपके बेटे का भी अधिकार बनता है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ये अधिकार के लिए। तो पहले तो ये डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दिस इज सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, पहले बेटे और बहू रहते थे और उसके बाद में तनाव के चलते बहू जो है सास ससुर के ऊपर 498 ए का भी केस करती है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की भी प्रोविजंस को अप्लाई करती है। यहाँ पे बेटा भी बहू के साथ साथ में मिला हुआ ही है, और मतलब कह सकते हैं इजीली कि यहाँ पे को एग्जिस्टेंस संभव नहीं था। मतलब जब एक पार्टी जो है, एटलीस्ट अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें, वो आपके ऊपर लीगल केस कर चुकी है, बेटा भी इसमें शामिल है, सारी चीजें इस प्रकार की है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि अभी सारे के सारे चारों लोग पीसफुली साथ में रह पाएंगे? तो माता पिता ने यहाँ पे इविक्शन ऑर्डर निकलवाया था और बेटे बहू को बेदखल कर दिया था प्रॉपर्टी से। बेटे बहू अब सीख कर रहे हैं लीगल राइट कि हमारे पास अधिकार है यहाँ रहने का। यहाँ पे डॉटर इन लॉ के द्वारा खास तौर पे शेयर्ड हाउस होल्ड का जो ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल ऑर्डर जो डीवी एक्ट के अंडर आता है उसकी डिमांड की जा रही होती है। जिन्हें नहीं पता है, डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर एक जो बहू है वो अपने ऐसे ससुराल वालों से शेयर्ड हाउस होल्ड में हिस्सा मांग सकती है। शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है? वो घर जहाँ पे ये बहू या फिर ये जो दुल्हन है शादी के बाद से रह रही थी, जो उसका मैट्रिमोनियल हाउस था, उसके अंदर हिस्सा मांग सकती है, वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आएगा।
जरूरी नहीं है कि आपके पति का यहाँ पे मालिकाना अधिकार होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपका पति का कोई से हो या आपका कोई से हो। तो यानी कि अगर सास ससुर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है, तब भी यहाँ पे आप रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से एटलीस्ट सम स्पेस क्लेम कर सकते हो। सम स्पेस कैन बी लाइक अ रूम और 2 रूम्स डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा घर है वगैरह वगैरह। सेक्शन 19 ऑफ डीवी एक्ट के अंदर रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पति का मालिकाना अधिकार हो या आपका मालिकाना अधिकार हो। यहाँ पे टाइटल आपके इन-लॉज का भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि शादी के बाद से आप इसी घर में रहे थे, ये आपका मैट्रिमोनियल होम था, इसी हैसियत से आप एक कमरा मांग रहे हो या 2 कमरे मांग रहे हो। आपको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि शेयर्ड हाउस होल्ड में जो रेसिडेंशियल ऑर्डर पास होता है उसके अंडर ये जो है कोई टाइटल लेवल पर आपको नहीं मिल रहा है, कोई मालिकाना अधिकार नहीं मिल रहा है, केवल रहने के लिए स्पेस मिल रही है। तो इट इज लाइक जस्ट रेसिडेंशियल ऑर्डर, इट इज नॉट लाइक कि मालिकाना अधिकार आपको ट्रांसफर कर दिया, एक कमरा है उसका टाइटल आप ही का, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, केवल हिस्सा मिल रहा है रहने के लिए। तो डॉटर इन लॉ के द्वारा ये सारी चीजें बोली जाती है कि मुझे तो सेक्शन 19 के हिसाब से यहाँ पे स्पेस भी मिलनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एल्डरली पेरेंट्स को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आप बेटे और बहू को हिस्सा दें। यहां पे कहा जाता है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा, इट इज क्रूशियल टू नोट दैट द सूट प्रॉपर्टी इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड द सन एंड डॉटर इन लॉ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश एनी काइंड ऑफ लीगल राइट। और रही बात अगर हम शेयर्ड हाउस होल्ड रेसिडेंशियल ऑर्डर की कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यहां पे वो चीज फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखें तो अप्लाई नहीं होगी। जनरली स्पीकिंग, जब भी सीनियर सिटीजन एक्ट और डीवी एक्ट में कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम फैक्ट के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक पर्टिकुलर लॉ को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे सकते हैं। जनरली हम लोगों को हार्मोनियसली कंस्ट्रू करना है, यानी कि दोनों ही प्रोविजंस को इफेक्ट दे सके, ये इंश्योर करना है। बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और आपको कोई प्रेफरेंस देनी है, तो आप उस सिचुएशन के अंदर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखोगे। इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को देखें तो यहाँ पे जो माता पिता है काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके जो हालात हैं वहां पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि ये लोग कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। तो पूरी सिचुएशन को देखते हुए इनके इंटरेस्ट को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर इसको इंश्योर करना है तो आप एक और 2020 के बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक जजमेंट को रेफर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एस वनीता वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर, जहां पे कहा गया था कि समरी एविक्शन प्रोसीजर अंडर सीनियर सिटीजन एक्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डिफीट द राइट ऑफ रेसिडेंस ऑफ वुमेन इन शेयर्ड हाउस होल्ड। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सास ससुर अपनी बहू को घर से बाहर नहीं निकलवा सकते। रेसिडेंशियल ऑर्डर के ऊपर इसकी प्राथमिकता नहीं रहेगी, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। सीनियर सिटीजन एक्ट हैज नो ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द राइट ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ वुमन। लेकिन ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका रहेगा, तो वो डिपेंड करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। आप पर्पस ऑफ दोनों ही एक्ट को एनालाइज करोगे और उसके बाद में अप्लाई करोगे। अलाउइंग सीनियर सिटीजन एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट in all situation, irrespective of competing entitlements of a woman to a right in shared household within the meaning of PWDV Act, यानी कि Prevention of Women from Domestic Violence Act, under section 19 would defeat the object and purpose of the act। अगर हम लोग हमेशा ही सीनियर सिटीजन एक्ट को प्राथमिकता देंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो डीवी एक्ट के पर्पस तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम दोनों को ही साथ लेकर चले, आइडियली इंश्योर करें कि हार्मोनियसली कंस्ट्रू हो जाए। पर अगर हार्मोनियसली कंस्ट्रू नहीं हो रहा है, साथ में दोनों प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक स्पेशल लॉ को प्राथमिकता दे सकते हो। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन एक्ट को प्रेफरेंस दी, और इसके अलावा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के भी जो प्रोविजंस हैं, जो बेसिक पर्पज है, उन सारी चीजों को अप्लाई किया। अगर बेटे के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई की गई। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय था और यहाँ पे हमने इसे साथ ही साथ रिलेट किया सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक जजमेंट के साथ भी। आपका क्या ओपिनियन इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर, इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। आपको क्या लगता है कि स्पेशल लॉ का, एक स्पेशल लॉ का ओवरराइडिंग इफेक्ट दूसरे स्पेशल लॉ के ऊपर होना चाहिए, या फिर जनरली फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही दोनों के पर्पस को ध्यान रखते हुए चीजों को अप्लाई किया जाना चाहिए। थैंक यू।